भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस की। अभी हाल में आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लाइक सीटेट का पेपर आने वाला है जुलाई में, बीपीएससी टीआरई 4 है और टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी है। और इस जो भी इस एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न है वो सारा जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और वो जो भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं वो जो बॉडीज़ हैं उन्होंने आपको हमेशा ये बोला है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे फोकस करना है बीपीएससी के लिए, बिहार के लिए। और सीटेट भी जो है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो और एनसीईआरटी में से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिन पे आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। तो अभी आप लोगों के पास मौका है, आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहें अभी, मतलब एक बार तो कम से कम आप लोग जो है बुक्स को रीड कर ही सकते हैं। और देखिए, सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं। जब तक हम खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे हमारे जो है वो प्रिपरेशन कुछ अधूरी ही रहेगी। पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ के फेर में रहने से क्या मतलब है। देखिए, पीडीएफ का क्या होता है कि पीडीएफ मिल गया, आपने लोड कर लिया और रख लिया, लेकिन उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तब आपको वो याद होगा। लेकिन जैसे ही आप कोई वीडियोस देखें, चाहे इस चैनल से चाहे किसी अलग चैनल से, जब भी आप वीडियो देखेंगे और वहाँ से पर्टिकुलर अपने नोटबुक पे नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको वहीं से याद हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे आप उसको रिकॉल करते हो तो वो और पक्की हो जाती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो वो नोट्स हमें खुद से प्रिपेयर करने चाहिए ही चाहिए। पीडीएफ भी एक अच्छा साधन है, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ का साधन अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और आपको ज़रूर से खुद से नोट्स बनाने चाहिए, चाहे वो बुक से पढ़ रहे हों या किसी ऑनलाइन ट्यूटर से पढ़ रहे हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको जहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट मिले आपको वहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर है। यहाँ पे दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में, ठीक है। बताया गया है फसल उत्पादन और प्रबंध। तो फसल क्या है, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन, यानी कि जो फसल है उसका उत्पादन कैसे करना है। तीसरा उसका प्रबंध, और जो फसल का उत्पादन किया जाता है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसका क्या व्यवस्था होती है कि उसको हम कैसे स्टोरेज करेंगे, कैसे उसका प्रबंधन करेंगे कि वो हमारे फ्यूचर में काम आए। यही इस चैप्टर की मेन जो है वो समरीज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, लेकिन फसल आपने ध्यान दिया होगा, फसल की ज़रूरत क्यों होती है। फसल में आप लोगों को पता है कि गेहूँ, धान, ठीक है, और मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ, दालें, ये सब क्या होती हैं, ये सब फसल होती है। इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, ये भी प्रश्न है। तो इसका उत्पादन इसलिए किया जाता है कि जो सजीव है, ठीक है, उन सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ती है, जो मांसाहारी होते हैं उन्हें मांस की ज़रूरत पड़ती है। तो फसल उत्पादन जो है वो बेसिकली ज़रूरी होता है सजीवों को जीवित रहने की जो प्रक्रिया चलती है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, ठीक है। सभी सजीवों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, पौधे, जानवर, मनुष्य, सब लोगों को। लेकिन पौधों के साथ क्या है कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, ठीक है। पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उनका तो चलिए। और भोजन बनाते किस प्रोसेस से हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। अब आते हैं बाकी लोगों, तो जो मनुष्य है और जो जंतु है वो अपना भोजन खुद से निर्माण नहीं करते। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मनुष्य अपना भोजन का निर्माण खुद से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो अरे हम तो खाना बनाते हैं, खाते हैं भाई, तो हम तो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो चीज़ें हैं उनको उनका
इस्तेमाल करके हम अपने टेस्ट के हिसाब से बना बना के खा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका हम निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि क्या मनुष्य अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं। मनुष्य और जंतु जो हैं वो स्वयं भोजन बनाने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक, भोजन का ग्रहण करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो आप यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपको बताता है कि सजीव, ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ठीक है, और अपना जो भोजन है वो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात की जा रही है, समझ लीजिएगा। मनुष्य जो है अपना भोजन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं, और जो वो भोजन ग्रहण करते हैं उसका इस्तेमाल वो श्वसन, पाचन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। भोजन लेंगे, ठीक है, उसको पचाएंगे और जो वहाँ से एनर्जी बर्न होती, जो वो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी मिलती है उसके द्वारा वो श्वसन करते हैं, और फिर जो वेस्टेज होता है उसका वो इस्तेमाल उत्सर्जन में कर देते हैं। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। हमने भोजन की बात कर ली, हमारे दिमाग में आया कि भाई अब पूरे देश में इतने लोग हैं, सबको ही भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब लोग जो सजीव है उसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसका कैसे निर्वहन होगा? तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कौन कौन सा जो है वो व्यवस्था बननी चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, नियमित उत्पादन होना चाहिए। नियमित का मतलब नियम से, कि हर साल आप मतलब इतना गेहूँ, इतना धान या जो भी दालें हैं, सब्जियां हैं, मोटे अनाज, ये सब आपको नियमितता में उत्पादन करते रहना चाहिए, ताकि ये कभी इनकी कमी ना हो पाए। उसके बाद उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए और वितरण होना चाहिए। अब हमने फसल तो उत्पन्न कर ली, उसका हमने उचित प्रबंधन नहीं किया, कभी चूहे लेके जाएंगे, कभी जो है मौसम की वजह से ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा अगर बारिश में रह गया। तो चीज़ों को प्रबंधन भी ज़रूरी है। जैसे आलू होता है तो आपने सुना होगा कि इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि आलू सड़े ना। उसी तरह जो धान है या गेहूँ है, उनका सबका अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रबंधन है, जिनके द्वारा उनको सुरक्षित रखा जाता है। और उसके बाद पूरी जनसंख्या में उसका होने वाला वितरण भी होना चाहिए। जैसे आजकल मोदी जी का 5 किलो राशन वाला जो चल रहा है, वो क्या होता है, वो एक तरह का वितरण है। यानी पूरे देश में जनसंख्या जो है उनको अनाज का जो प्रबंधन किया जाना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये प्रक्रम जो है वो नियमितता पर होते रहना चाहिए। इस आधार पर हम पूरे विशाल जनसंख्या तक अनाज का जो है वो पहुंच जाएगी और सजीवों को उनका भोजन प्राप्त हो पाएगा। मुझे आशा है कि यहाँ तक जो भी आपने पढ़ाया है मैंने, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग अपना कमेंट भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए। कृषि पद्धति क्या है? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। ये जो इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्ट है ना, उनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पकड़ रखनी चाहिए इस पर, क्योंकि ऐसे भी छोटे छोटे से क्वेश्चन बना देगा कि कितने साल पूर्व जो है मनुष्य घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, और वो दे देगा, और आपके सामने एग्जैक्ट नंबर दिया है इसमें फिगर आउट करके, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करते थे। बहुत सालों के कालांतर के बाद उन्होंने खेती करके चावल, गेहूँ, ठीक है, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन किया, और इस प्रकार क्या हुआ, खेती का यानी कृषि का आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट है, अब आते हैं फसल।
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या। तो फसल जो है वो मुख्य तौर पे क्या होता है, फसल मुख्य तौर पे होता है कि आप जो भी उगाएं, ठीक है, वो एक ही किस्म का उगाएं। जैसे अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं तो पूरा का पूरा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जो भी है वो सब क्या हो रहा है, गेहूँ ही उग रहा है, ठीक है, सब जगह क्या उग रहा है, गेहूँ ही उग रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारी फसल हो गई, क्या हो गई, फसल हो गई। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये जो भी फसल उग रही हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, जो जलवायु है, जो वातावरण है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम लोग सोचें कि किसी भी मौसम में धान उगा लें, किसी भी मौसम में गेहूँ उगा लें, किसी मौसम में दालें उगा लें, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत की विशालता जो है वो उसके जलवायु पर ही निर्भर है। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो फसलों का उत्पादन है उनको बांट दिया गया है, ठीक है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, ठीक है। तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ फसल, ठीक है। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ फसल। और ये क्या है कि जून से सितंबर तक होती है, क्योंकि भाई बारिश जो होती है ज़्यादातर इन्हीं महीनों में होती है, ठीक है। और इनके अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसल इन्होंने बताई है। तो अब यहाँ से देखिए, जब मौसम, ठीक है, मौसम जब बारिश का होगा तभी इन चीज़ों की फसलों को उगाया जा सकता है। यानी कि जो भी वर्षा ऋतु में फसलें बोई जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हो गया रबी की फसल। दूसरा हो गया रबी की फसल, जिन फसलों को शीत ऋतु में, अब यहाँ देखिए बारिश में और शीत ऋतु में अंतर है। बारिश से ठंडी का लेना देना नहीं है। शीत ऋतु होती है जो जब मौसम में ठंडाई होती है, ठीक है, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक। तो यहाँ जो फसलें उगाई जाती है इस मौसम में, इसमें होती है गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ये सारे जो हैं वो उदाहरण है रबी फसल के, ठीक है। और इनके अलावा क्या होता है कि कहीं कहीं पे दालें और सब्जियां जो हैं वो उगाई जाती हैं गर्मी के मौसम में। उन जायद फसलों के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी फसलें कि कौन से मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जनरली जो है वो खरीफ की फसल कब होती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट होती है, लगभग जून से सितंबर तक। और इस ऋतु में उन फसलों को बोया जाता है जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, है ना, कपास हो गया, सोया, मूंगफली वगैरह। और जो रबी की फसल है उनको बोई जाती है ठंडी ऋतु में, शीत ऋतु में। और शीत ऋतु का मतलब अक्टूबर से मार्च तक का समय जो होता है वो होता है। और उसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये इत्यादि जो है फसलें बोई जाती हैं। अब देखिए फसलों के बारे में पता चल गया, उनके जो है कौन कौन से सीजन में होती है वो पता चल गया। अब आते हैं कि फसल लगेगी कैसे। अब गेहूँ बोआ कैसे जाएगा, धान बोई कैसे जाएंगी, उनके लिए क्या क्या जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। देखिए सामयिक अवधि, ये जो वर्ड है ना सामयिक अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामयिक अवधि का मतलब है कि इसका समय निर्धारण है। आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, तो ये सामयिक अवधि है। इसके अंतर्गत ही आपको सारे काम कर लेने होते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आते हैं कि हमें कौन कौन से काम अपने समय की अवधि के अंदर कर लेने। तो ये क्वेश्चंस आता है
ये क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट्स है उसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि जब फसल को बोआ जाता है, ठीक है, यानी कि फसल उगाया जाता है, तो वो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है। तो पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई। क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, परिचित है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें आपसे दे देगा कि प्रोसेस बताइए कौन से नंबर पे आएगा पहला। आपको कूट वाला क्वेश्चन होता है ना, जो मिलाना होता है, पहले पे ए, फिर दूसरे में बी, तीसरे में डी, ऐसे ABCD करके उस टाइप से क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले जो फसल उगाने का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरे नंबर पे होता है बुआई, तीसरे नंबर पे होता है खाद, चौथे नंबर पे सिंचाई, पाँचवें पे खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर भंडारण, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करना, जहाँ आपको फसल लगानी है, जिस खेत में, जिस जगह पे आपको कोई भी फसल लगानी है, उस फसल लगाने से पहले वो खेत तैयार करना ही मिट्टी तैयार करना कहलाता है। आइए देखते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या करना होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है, ठीक है। प्रथम चरण क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना, द्वितीय बुआई, तृतीय खाद एवं उर्वरक, चतुर्थ सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और भंडारण। तो मिट्टी में तैयार करने में क्या है कि मिट्टी को खोदा जाता है हल के द्वारा, ठीक है, या फिर आजकल जो ट्रैक्टर से जो हो रहा है कल्टीवेटर द्वारा, किसी भी तरीके से मिट्टी को अलट पलट, यानी कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, ऐसे उसको उलट पुलट करना। कहीं पे क्या होता है कि कुदाल, अगर छोटे छोटे खेत होते हैं तो लोग बात कुदाल से भी उसको कोड़ लेते हैं, उसको मिट्टी को कोड़ना कहते हैं, यानी कि कोड़ेंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है हमारा मिट्टी तैयार करने का। इसका एक रीज़न ये है कि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो क्या कहते हैं केंचुए हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर मिट्टी को, क्योंकि केंचुए मिट्टी में रहते हैं, अंदर ही अंदर वो मिट्टी को पोला करते रहते हैं, खोखला करते रहते हैं, तो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी का ही विसर्जन करते हैं। वो मिट्टी क्या होती है, हल्की होती चली जाती है, और उससे में बहुत ज़्यादा ह्यूमस बन जाता है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ठीक है। और जब वो हल्की होती है, उसमें स्पेस होता है, जगह होती है, तो जो भी हमारी जो जड़ें वहाँ जाती हैं उनको सांस लेने की क्या होती है, जगह मिलती है, आज़ादी मिलती है, ठीक है। और जब पौधे अच्छे से सांस लेते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी को उलट पुलट करना ही क्या होता है, मिट्टी तैयार करना कहलाता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं, जल है, वायु, सजीव होते हैं, कुछ उसमें मृत पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जो सब मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। अपघटित होते रहते हैं, वहाँ अंदर ही अंदर क्या होता है, जैविक खाद का निर्माण होता रहता है ना। और जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिलते रहते हैं, और जब हम उसको उलट पुलट करते हैं तो वो निचली स्तर से ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। क्योंकि ये होता क्या है कि जो फसलें होती हैं वो मिट्टी में कुछ ही सेंटीमीटर तक ऊपर, जो मिट्टी का जो परत होती है उसके ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधों को वृद्धि में सहायक होती है। तो इस तरह जब मिट्टी उलट पुलट हो जाती है तो जो नीचे की पोषक तत्व है वो हमारे उस लेवल तक आ जाते हैं कि हमारे पौधों को उससे पूरी तरीके से खनिज पदार्थ मिल सके और हमारे पौधे अच्छे से सांस ले सकें, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो नीचे की खाद वाली चीज़ें हैं, जो ह्यूमस वाली चीज़ें, अगर वो एकदम नीचे ही रहेंगी तो वहाँ तक तुम्हारी जड़ें जाएंगी भी नहीं, और उसका फ़ायदा हमारे पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो इसका रीज़न है कि सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। चलिए, मिट्टी तैयार कर ली हमने, लेकिन क्या होता है, और जो मिट्टी तैयार करना वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जुताई आप वो हल से कर लीजिए या कुदाल से करवा लीजिए या फिर ट्रैक्टर से करवा लीजिए, इसको बोला जाता है जुताई करना। कुछ बार जैसे आज हम लोगों ने खेत की जुताई कर दी, एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, तो उसमें मिट्टी जो होती है उनके बड़े बड़े ढेले से बन जाते हैं ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको समतल करना पड़ता है। चाहे एक पाटल आता है, पाटला कहते हैं उसको, पाटना, जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं उसको तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उसको समतल कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया मिट्टी को खेत को समतल करना। अब क्या होता है, कभी कभी जुताई से पहले ही खाद डाल दी जाती है। जुताई से पहले खाद डालने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने खाद जुताई से पहले डाला और जोता तो मिट्टी जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होती है, ठीक है, वो पूरे खेत में बराबर तरीके से सब जगह खाद जो है वो उचित मात्रा में सब जगह पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने कृषि औजार की, कहीं कहीं बुआई से पहले पानी भी दिया जाता है, क्योंकि जो फसलों को बुआई से पहले पानी की ज़रूरत होती है, जैसे धान है, उस धान के जो हम पौधे लगाते तो खेत में पानी होना चाहिए, तो इसलिए कहीं कहीं पे कोई किसी खेती में आपको पानी भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं कि हमने जुताई तो कर ली, कौन कौन से औजार होते हैं जिनसे जुताई की जाती है। तो इसके लिए हल है, कुदाल है, ठीक है, हल, कुदाल और कल्टीवेटर, ये मेन है। हल क्या था उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कुदाल क्या है और कल्टीवेटर क्या है। हल, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ से भी आपके गिरन पब्लिकेशन में क्वेश्चन है हल के बारे में क्या क्या होता है। तो हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी को रचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशु यानी घोड़े, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, बैल, घोड़े और ऊँट, इन तीनों की सहायता से, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये याद रखिएगा कि घोड़े, ऊँट और बैल की सहायता से हल की जुताई की जाती थी, ठीक है। लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। अब यही क्वेश्चन है कि लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को हल में क्या कहते हैं, तो इसको फाल कहते हैं, ठीक है। हल की मौजूद तिकोनी पत्ती को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, तिकोनी पत्ती जो है उसको हम फाल कहते हैं, ठीक है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। हल का मुख्य भाग जो है वो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिससे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। अब आ जाते हैं, जो देख लेते हैं फिगर। ये देखिए, जो नीचे ये है ये वाला, एक सेकेंड, हाँ, जो ये नीचे ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका तिकोनी पत्ती, जिसे आपने अभी फाल कहा था। ये जो ऊपर वाला है इस साइड में दे रखा है, ये जोत है, ठीक है। तीसरा ये जो हल शाफ्ट है, जो लंबा सा जो लकड़ी है इसको जुड़ा रहता है, इसको हम बोलते हैं हल शाफ्ट, ये दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या बात है, और ये है आपका टोटल जो आपने देखा वो आपका हो गया हल। तो ये हो गया हमारे हल के बारे में। अब आते हैं कुदाल। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये जितने भी दिखा रहे हैं ना आपको, हल, कुदाल और ये कल्टीवेटर, ये सारी जुताई से रिलेटेड है, और इन सब के काम जो है मिट्टी को लटना पुलटना, मिट्टी को पोला करना, और खरपतवार जब उसको खोदेंगे तो जो नीचे छोटे छोटे पौधे खरपतवार होंगे वो अलग निकल ही जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो लोहे की प्लेट होती है वो काटने का काम करती है, चाहे उससे आप मिट्टी काटिए, चाहे उससे आप जो पौधे हैं खरपतवार है उसको काटिए। ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए, ये लकड़ी, ये लोहे की प्लेट है, और ये जो हिस्सा होता है वो चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, ये होती है हमारी कुदाल। अब आते कल्टीवेटर पे। कल्टीवेटर ही क्या है, जो आपने हल देखा था अभी, उसमें एक हल होता था। अब आधुनिक युग आ गया, उसमें एक साथ कई सारे हल हो गए, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें अब कई सारे हल हो गए, पहले वो सिंगल एक ही हल हुआ करता था। तो ये हमारा कल्टीवेटर है। इससे क्या होता है कि समय की बचत होती है। अब जहाँ एक बार में आप एक ही राउंड चलते हैं, वहाँ एक ही बार में आप 6-7 राउंड चले जाते हैं, तो श्रम की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते, देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, पहला हमने हो गया कि मिट्टी तैयार करना, दूसरा अब हमारे हैं बुआई पे। तो मिट्टी तैयार करने तक की बात जो हो रही थी वो आपको अभी तक समझ में आई है, मुझे ऐसी आशा है कि समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। मिट्टी तैयार करने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज़ था कि जो मिट्टी के नीचे की जो हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो ह्यूमस है, जो हमारे जो केंचुए हैं या फिर जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जिन्होंने मिट्टी को हल्का किया हुआ है नीचे का, वो मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाए, ताकि कुछ मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ठीक है, उसकी जो कुछ सेंटीमीटर तक हमारे पौधों की जड़ें जाती हैं, उनको उचित मात्रा में खनिज पदार्थ मिल जाए, उनको सांस लेने की जगह मिल जाए और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। यही काम था हमारा मिट्टी पोला करना, जुताई करना, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। या
ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मिट्टी जो जुताई खेत की जाती है उससे क्या होता है। तो जुताई करने से खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल उत्पादन के लिए, और ये फसल उत्पादन का प्रथम चरण है। चलिए अब आते हैं बुआई पे। अब हम लोगों ने खेत तैयार कर लिया है, अब हमको बारी है कि हम उसमें बोएंगे क्या। ठीक है, तो बुआई फसल उत्पादन का एक और महत्वपूर्ण चरण है। अब बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने किससे कहावतें बहुत सुनी होंगी, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वो चीज़ जो है वो इस बुआई में बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपको फसल भी अच्छी मिलेगी। अगर आप बीज ही मरे मरे बोएंगे जिनमें खुद ही जाननी होगी तो वो पौधा क्या निर्माण करेगा। ठीक है, तो हमें जो मेन काम तो हमारा खेत तैयार करना था वो हमने कर दिया। अब हम उसमें जो अच्छी से अच्छी बीजों का प्रयोग करेंगे तो हमें हमारी फसल अच्छी तौर पे मिल जाएगी। तो इसके लिए देखिए, हम बीज लेके आएंगे और गुणवत्तापूर्ण बीज लेके आए। हमें पता है कि ये बीज अच्छा है, लेकिन फिर भी हम अपने चेक के लिए क्या करते हैं, उसे पानी में डाल दिया। पानी में डालते क्या होता है कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कुछ जो हैं बीज ऊपर पानी में तैरते नजर आएंगे, कुछ नीचे बैठे हुए नजर आएंगे तली में। तो जो ऊपर तैर रहे हैं वो बेकार है, जो नीचे बैठ गए वो अच्छे हैं। कहने का मतलब है कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीज होते हैं वो वज़न में भारी होते हैं। ठीक है, और जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसलिए वो पानी पे हल्के होने की वजह से तैरने लगते हैं। तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की बहुत अच्छी विधि है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अच्छे बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से कैसे अलग किया जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि उनको हम पानी में डाल के अलग अलग कर सकते हैं। परंपरागत औजार, अब बुआई छोटे से खेत में तो करनी नहीं कि अपने हाथों से कर दिया, भाई बड़े बड़े खेतों में बुआई करनी होती है। तो पहले कुछ परंपरागत औजार के बारे में जान लेते हैं जिनसे पहले की खेती होती थी। इसमें क्या होता था, एक कीप की तरह इस्तेमाल होता था औजार, एक कीप की तरह। कीप देखिए ना, जैसे हम तेल नापते हैं डिब्बे वगैरह में, पेट्रोल पंप पे अगर हम अलग से डिब्बे में ले जाते हैं तो वो कीप डाल के उसमें से तेल डालता है, उसी टाइप का था। उसमें क्या होता है, कीप में आपने बीज डाले और अंदर वो उसके अंदर ऐसा प्रोसेस बना रहता था, वो 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता था और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते थे। ये हमारा पुराना था। ठीक है, अब आते हैं नए पे। तो नए वाले में क्या है, आधुनिक युग में ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग हो रहा है। ये देखिए, ये हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसमें नाप तोल के है कि एक बीज यहाँ पे होगा तो दूसरा बीज इतने सेंटीमीटर दूर होगा तो तीसरा भी इतने सेंटीमीटर दूर होगा। अगर पहला बीज आधा सेंटीमीटर नीचे है तो दूसरा भी आधा सेंटीमीटर नीचे, यानी कि गहराई और चौड़ाई जो है वो एकदम समान रहेगी। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, और ऐसा प्रोसेस है कि बीज अंदर डालेगा तो ऊपर से मिट्टी भी पूरी डाल देगा वो। इससे क्या होता है कि बीजों को पक्षी भी जल्दी कुरेद के नहीं खा पाते। कभी कभी हम लोग जो बीज छिड़क के आते हैं अपने हाथों से, वो ऊपर ही रह जाते हैं, उन पर मिट्टी नहीं ढक पाते और वो क्या होते हैं, पक्षी आते कुरेद के खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कल्टीवेटर की तरह है, आधुनिक मशीन है, इससे श्रम और समय दोनों का बचत होता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम की परंपरागत खेती जब होती थी तो अगर उनकी दूरी बराबर नहीं रहती थी तो क्या होता था कि कुछ पौधों को निकाल दिया जाता था ताकि गैप बना रहे और उनको आराम से पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में मिले, सूर्य का प्रकाश मिले। ठीक, और जो हमारा सीड ड्रिल मशीन है ये वाला, इसके थ्रू आजकल उसकी टेंशन नहीं है, ये इनके अंदर ऐसा प्रबंधन खुद से है कि ये समान दूरी पर और समान गहराई में बीज को बिल्कुल सुरक्षित बो देता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, खाद एवं उर्वरक मिलाने पर।
आशा करती हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे आप लोग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, जहाँ जहाँ आपको बताया गया है वो नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने हैं और इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे।